सहारा प्रणाम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी राजनीति के शोर के बीच 6 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आगामी चुनाव में भी बीजेपी को फायदे के संकेत दे रहे हैं। इसकी पहली वजह है बिखरा विपक्ष और दूसरी वजह है असदुद्दीन ओवैसी का भाईजान फैक्टर। आज हस्तक्षेप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई भाईजान फैक्टर चुनाव में किसी भी सियासी दल या गुट के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हम उनको एक आईना दिखाना चाहते थे। जी हाँ, भाईजान से कौन परेशान है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ये संकेत दे रहे हैं कि अगर गुजरात और हिमाचल में विपक्ष बिखरा तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसकी वजह ओवैसी और कुछ ऐसी सियासी ताकतें हैं जो देश के राजनीतिक पटल पर एनडीए और यूपीए दोनों से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती है। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए आए उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है, जबकि कांग्रेस और भी कमजोर हो रही है। तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद मुनुगोडे सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। पार्टी प्रमुख और अरविंद केजरीवाल के गृह राज्य हरियाणा में ही आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली है। नतीजों से संदेश साफ है कि दोनों ही दल एक दूसरे को हल्के में नहीं ले सकते हैं। बीजेपी ने गोपालगंज सीट को बरकरार रखा है, जबकि मोकामा सीट पर आरजेडी ने बीजेपी को हरा दिया है। हालांकि इन दोनों सीटों पर जीत के अंतर से पता चलता है कि 2024 के आम चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला कड़ा हो सकता है। बिहार के गोपालगंज सीट पर हुई बीजेपी की जीत का समीकरण गुजरात में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी के खिलाफ बढ़ने वाले वोटों का बिखराव ही इस उपचुनाव में जीत की बड़ी वजह बनी है। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत का अंतर सिर्फ 1800 है, जबकि बीएसपी को 8854 वोट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 12000 से कुछ ज्यादा वोट मिले हैं। ओवैसी की पार्टी को इतने वोट मिल जाना जेडीयू आरजेडी के लिए ठीक नहीं है। इस नतीजे से ये साफ है कि अगर विपक्ष बिखरा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। गोपालगंज उपचुनाव के नजरिए से अगर गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो कमोबेश हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहले से ताल ठोक रही है और अब ओवैसी की पार्टी भी मुकाबले के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। सियासी दाव पेच के बीच तमाम चीजें उलझती रहती है, उसमें एक रास्ते निकालने की हर पार्टी कोशिश भी करती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और चर्चा में शामिल होते हैं। कैप्टन इंद्रजीत सिंह बीजेपी के नेता हमसे जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। मनोज तिवारी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। परविंदर सेठी जी, आप आम आदमी पार्टी समर्थक हैं, आपका स्वागत है। और दानिश कुरैशी, आप एआईएमआईएम के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो पहले कांग्रेस से ही समझ लेते हैं कि आखिर क्या सच में परेशानी है एआईएमआईएम फैक्टर। क्या लगता है मनोज तिवारी जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट कि राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है और बिल्कुल स्पष्ट है भारतीय राजनीति में आज जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में 2 विचारधाराएं स्पष्ट है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ है और हिंदुस्तान की जो गंगा यमुनी तहजीब है
उस तहजीब को बरकरार रखने की खातिर अपनी एक विचारधारा के साथ चुनावी मैदान में होती है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव और चुनावी मोड और जनता की बुनियादी समस्याएं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जो उपचुनाव है, गोपालगंज का जो उपचुनाव हुआ या मोकामा का जो उपचुनाव हुआ, उसको इस परिदृश्य में बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। ये परिस्थिति होता क्या है कि क्षेत्रीय समीकरण और क्षेत्रीय राजनीति और परिस्थितियों के मुताबिक चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। आज जो परिणाम है वो निश्चित रूप से गोपालगंज का चुनाव हम बहुत अच्छी परिस्थितियों में थे और हमको पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन एक बात सही है कि विपक्ष में बिखराव और विपक्ष का विचारधाराओं के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म पर आकर चुनाव नहीं लड़ना, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए और विचारधाराओं के लिए बहुत ही संजीदा विषय या फिर कांग्रेस के लिए खतरा है। देखिए मैंने क्या बोला, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस उस विचारधारा को नहीं छोड़ सकती है। राजनीति में चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने की खातिर और अपने विचारधाराओं से कांग्रेस कदापि भी समझौता नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर एक सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि तेलंगाना में यदि हम बात करें तो कांग्रेस तो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, वहाँ तो बीजेपी नंबर 2 हो गई इस बार के बाई इलेक्शन में। देखिए, बाई इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है। मैंने क्या बोला कि वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक चुनावी समीकरण कभी पक्ष में होते हैं, कभी पक्ष में नहीं होते। लेकिन ये उपचुनाव को, हालांकि उपचुनाव को हमने बिल्कुल गंभीरता से लिया और हर चुनाव को हम गंभीरता से लेंगे, राजनीति है। लेकिन विचारधाराओं के अनुरूप अगर समन्वय नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से कभी कभार हार का सामना करना पड़ता है। उस हार को हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सभी पार्टियों को, सभी दलों को जिनका लोकतंत्र में आस्था है, उनको इस पर निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, हम अपना इसके मुताबिक राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। परविंदर सेठी जी, आम आदमी पार्टी क्या सोच बनती है? मैं थोड़ा इस बात से डिफर करूंगा। ये जो पुराने ढर्रे की राजनीति चली आ रही है, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, अब उसमें एक बदलाव आ रहा है। पूरे संसार के अंदर जो चुनाव है वो चुनाव में किए गए वादे, जो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हैं, उनके ऊपर होता है। हम मानसिक तौर पर पिछड़े हुए में मानना पड़ेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, हम रोजगार के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, हम शिक्षा के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, हम स्वास्थ्य के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते। ये राजनीतिक पार्टी ने ढर्रा बना के रखा हुआ था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि एक बदलाव किया गया। अब जनता भी जागरूक होगी। अगर आपने दिल्ली में और पंजाब में देखा, आम आदमी पार्टी मुद्दों के ऊपर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, गरीब आदमी के लिए, उसके अधिकारों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो काम करा है, उसको एक्नॉलेज करा है और समर्थन दिया है। उसकी चीज को लेकर हम आगे अलग अलग प्रांत में जा रहे हैं और कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाला मतलब आप थोड़े घबराए से लग रहे हैं। गुजरात और हिमाचल की बात करें तो नहीं, हम बहुत गुजरात के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, हिमाचल में भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, अब सारी पार्टियां सत्ता पक्ष के अंदर है, वो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके जो लोग अपने क्षेत्रों के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड लेवल के मीडिया पे अमेरिका के राष्ट्रपति पत्नी दिल्ली आती है, वो कहती है कि इसको देखना चाहती है। तो इसका मतलब पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर इस बात की चर्चा है कि एक नई पार्टी का ये जो आंदोलन करती है, जो डेवलपमेंट की बात करती है, उसको हमें समर्थन देना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है गुजरात के अंदर समर्थन मिलेगा, हिमाचल के मिलेगा। सत्ता मिलती है कि आने वाला वक्त आएगा, लेकिन हिमाचल के अंदर बहुत पॉजिटिव। मैं फिर रुक करूंगा आपके पास। जनाब, बीजेपी से भी समझ ले, AIM MIM के पास हम फिर जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा को हम क्रॉस चेक करेंगे कि आखिर कहाँ जाकर चीज़ें अटकी पड़ी है। क्या लगता है कैप्टन इंद्रजीत सिंह आपको कि सारी पार्टियां दुर्भाग्यवश एक लाइन खींचती हैं और कहती है कि दुर्भाग्यवश सांप्रदायिक राजनीति मुद्दा बनता है? जब इन पार्टियों में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार एकता इन्होंने बनाई,
एक मंच में भी कभी कभी आए, बहुत गर्मजोशी में इन्होंने एकता भी दिखाई, मगर समस्या यहाँ पर ये आ जाती है, इनके अपने अपने स्वार्थ जुड़े हुए हैं, ये कभी एक हो नहीं सकते। जी। इसी तरह से बार बार तीसरे मोर्चा की चर्चा जरूर चलती है, मगर तीसरा मोर्चा जो है कारगर नहीं हो पाता है और न कभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो उसी तरह से जो अभी हुआ है, और हमारे साथ आप देखिए कि मैं तो देश में पूरी भारत वर्ष को अपना मानता हूँ, और राष्ट्रवाद की मेरी जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम उसी को लेकर चल रहे हैं। अब अगर विकास कार्य करते हैं तो उसमें कोई जातिवाद नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कहते कि लेकिन फिर भी सरकारी आप पर, आपकी पार्टी पे तो ये वही ठप्पा लगाते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति को हवा देते हैं आप। हाँ, वही आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम गैस चूल्हे बांटते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि इसमें हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, सबको बराबर देते हैं। और जब हम के मकान गरीबी रेखा के मकान बना के देते हैं तो उसमें हम बिल्कुल जातिवाद नहीं देखते। मगर कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये शब्द जरूर कहे थे कि सरकारी संस्थानों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का है। तो ये इन लोगों की सोच वो है। आज भी देखिए ना, इनके कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष है, उन्होंने आज कितने शब्द, मतलब इतने घटिया शब्द यूज किए हैं कि हिंदू तो बहुत बड़ा नीच होता है। तो सोचिए, हमने तो ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है। मैं किसी जाति को आज दिन तक हमने नीच नहीं बताया। सब जातियां अपनी जगह बराबर हैं, सब जातियां मान्य हैं, मगर हमारे ऐसे मगर ये सिर्फ एक जाति विशेष को वोट बैंक को खुश करने के लिए बार बार इनकी तरफ से इस तरह से, ऐसे ही इनके आपने देखा होगा इनके लोकसभा के जो। अच्छा ये बताइए कैप्टन साहब कि क्या वाकई ओवैसी फैक्टर कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर के रूप में बीजेपी के पक्ष में जाता है क्या चुनाव में? नहीं, ओवैसी की अपनी राजनीति है, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे, वो भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो भी राजनीति बीजेपी को सूट कर रही है क्या? नहीं, वो सूट अब किसको कर रही है नहीं कर रही है तो समय बताएगा, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम नेता बनना चाह रहे हैं, कांग्रेस भी मुस्लिम वोट चाहती है, अब आम आदमी पार्टी आई है वो भी मुस्लिम वोट चाह रही है। तो इनकी निगाह में सबकी में मुस्लिम वोट है, सब मुस्लिम वोट को जो है ना अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। मगर मुस्लिम समाज भी अब इतना बुद्धिजीवी और समझदार हो चुका है, वो जान गया कि हमारे हितों की रक्षा करने वाले अगर कोई आज के समय में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो तभी तो हमारी तरफ आज वो खिंच के आ रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो रामपुर है, जो जहाँ पर 70% से ज़्यादा मुस्लिम समाज का वोट है, वो सीट हमने जीती है। ऐसे ही आजमगढ़ की सीट है, वो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज का वोट है, वो सीट हमने जीती है। तो आज मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ चुका है कि अगर मुस्लिम समाज का कोई हितैषी है और उनका अच्छा सोचता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो 3 तलाक जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, आपने देखा होगा। जी सर, समझ गया। फिर मैं आपके पास रुक करूँगा जनाब दानिश कुरैशी साहब से समझ लेते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें वहीं पर अटकी पड़ी है कि आखिर दानिश जी ये बताएं कि वाकई ओवैसी फैक्टर बीजेपी की मदद के लिए एक एक्स फैक्टर बनती है, या फिर वाकई आप एक मुस्लिम लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हुए लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं और कहीं न कहीं विपक्ष को इसका नुकसान पहुंचाते हैं आप? देखिए संजय जी, मैं तो एक बात कहूँगा कि सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम है कि सिर्फ मुसलमानों की बात की जाती है। दरअसल दिक्कत क्या है, ओवैसी साहब जो हैं वो उस वर्ग का आवाज़ बुलंद करने की प्रायोरिटी देते हैं जो सबसे दबाव है। और आज की डेट में अगर स्थिति देखी जाए तो मुसलमानों की स्थिति सबसे बुरे हाल में, बुरे दौर से 2006 में कमेटी का रिपोर्ट था, 2006 के सेंट्रल कमेटी के रिपोर्ट को भी आप समझिए कि करीब 16 साल 17 साल अब ये परिस्थितियाँ बनी है। अब जब कोई ये बात करता है कि आप एक्स फैक्टर जाते हैं, वाई फैक्टर जाते हैं, तो देखिए आप एक बात मुझे बताइए, क्या आपका बच्चा लेकिन आपकी पार्टी मुसलमानों का ही जिक्र क्यों करती है? यदि आप भारत की राजनीति में आगे आना चाहते हैं तो और भी तो गरीब हैं इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, इस देश में सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग जो है, भले आरक्षण की बात की तो आप देखिए तो SC ST, तो उनके पास अनकरीब संवैधानिक आरक्षण तो है ही। तो भाई जितनी आबादी है उसके मुताबिक उसका आरक्षण, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी पार्टियों को उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है। लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी की अगर बात मुसलमानों की जाए तो उनके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक कहीं भी नहीं है। अगर है तो बता दीजिए। बढ़ जाने की तो बात छोड़िए, घटा हुआ भी इतना घटा हुआ है कि कई जगह उनका अस्तित्व ही नहीं है।
और इतना इरिलेवेंट सरकार में बैठ के इस तरह से तंत्र चलाया जा रहा है कि बिल्कुल जो कि हमारे संविधान का कोर था कि एक एक नागरिक की रेलेवेंसी जो है वो हिंदुस्तान को, भारत को बनाने में और आबाद करने में मेन कंट्रीब्यूटेड रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, आप जो धर्म आधारित जो राजनीति हुई इस देश में 80 के दशक के बाद, और कांग्रेस की जो पॉलिसी की बात की जा रही है आज के दौर में, उनके जो मुख्य नेता है राहुल गांधी या और कोई भी बड़े नेता हो, वो हमेशा से अपने भाषण में आरएसएस को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन संजय जी ये भी सोचने की बात है कि इस देश में आरएसएस जो कलपोश के बड़ी हुई है वो 40-50 साल कांग्रेस का शासन काल रहा। अब बताइए कि क्या सत्ता की रहम और करम के बिना वो कलपोश के बड़े हो सकते थे? तो सवाल उनसे होना चाहिए कि आपने इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जिनको आज आपको दिखाना पड़ता है, ऐसे लोगों को क्यों प्रमोशन दिया, बजाय इसके कि एमएन का एक्सपेक्टर और वाइस सेक्रेटरी पे सवाल किया जाए। जवाब ले लूं कांग्रेस से? जी कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए साहब, मनोज जी। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की मैं बात सुन रहा था। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज कुरैशी जी की भी बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल हर बात का जवाब देता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म आधारित राजनीति और सत्ता की खातिर राजनीति भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से और उसकी मातृ संस्थाओं का ये चाल और चरित्र रहा है। मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा और कैप्टन साहब को भी कहूँगा जरा थोड़ा सा पहले का इतिहास देखिए। इन्होंने मनमोहन सिंह की चर्चा की, मैं उस पर आता हूँ। स्वतंत्रता के पहले 1857 का विद्रोह जब असफल हुआ था तो लगातार भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी कि पूरे भारत के लोगों को आंदोलन के लिए उद्वेलित किया जा सके। और जब उस पर मंथन हुआ तो ये कहा गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन के लिए जागृति पैदा करनी होगी। बहुत लोग शहादत दी अपनी, बहुत लोग फांसी पर चढ़ गए, लाठियाँ खाई, अंग्रेजों की गोलियाँ खाई। और अचानक इनकी मातृ संस्था के दिमाग में आता है कि मुसलमान हिंदुओं की रक्षा नहीं की जा रही है। कांग्रेस का संगठन जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट बात करता है। मतलब असहयोग आंदोलन के पहले जब बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर आंदोलन था तो इनके दिमाग में आ गया कि हिंदू मुसलमान को बांट दीजिए। इतिहास अब मैं इसलिए आ रहा हूँ, मैं इसलिए आ रहा हूँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको लेके आता हूँ। अब इन्होंने कहा मनमोहन सिंह, सर 50 साल से ज्यादा आपकी पार्टी ने शासन किया इस देश में, ये इतने बड़े फैक्टर लिए क्यों नहीं राज करती है हिंदू फैक्टर? इसीलिए तो संजय जी इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि भारत के पौरसत्व के विरोध कैप्टन साहब बोल रहे हैं, इनके पूर्वजों के पौरसत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। 42 नहीं 52 वर्षों तक भारत की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। महज 8 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है। उसका जवाब ये था कि इन्होंने मनमोहन सिंह का कहा कि धर्म और जाति है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कैप्टन साहब को इस बात की जानकारी नहीं होगी मनमोहन सिंह किस जाति और किस धर्म से आते थे, इनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। और कभी भी मनमोहन सिंह ने इस बात का प्रचार नहीं किया। लेकिन इस बात की जानकारी तो है, उस वक्त सुपर पीएम के रोल में कोई और भी थे। संजय जी, आज ये दुर्भाग्य है इस देश का प्रधानमंत्री महज वोट की खातिर मंच पर चढ़ के और अपने आप को अगड़ा पिछड़ा बताता है, और वो देश का प्रधानमंत्री है। आज तक भारत के इतिहास में देश का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी जातीय बात बता करके और ओबीसी फैक्टर को लेकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति और न कभी भाषा बोला है, न कभी वोट की खातिर इस तरीके का प्रचार हुआ है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कहीं जाते हैं तो वहाँ के तो वो बेटा बन जाते हैं और जाते ही वहाँ पर अपनी जाति और बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये मंशा है ये केंद्रीय नेतृत्व का, जो देश का नेतृत्व कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक विकास पूरक राजनीति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती कहाँ है? हर चुनाव आता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, तुरंत वहाँ पर चर्चाएं शुरू हो जाती है, पूरे देश में चर्चा आपकी शुरू हो पार्टी जाता तो है। विकास की बात कर रही है, मान लीजिए आपकी वो नहीं करती है तो आपकी पार्टी तो करती है, लेकिन लोग पसंद क्यों नहीं बनते? फिर मैं क्या बता रहा हूँ संजय जी की महज 8 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता आती है और जाती है, लेकिन सत्ता न हो, हम पूरी मजबूती के साथ जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। हमारा कभी ये सिद्धांत नहीं रहा है कि हम तात्कालिक लाभ की खातिर जाति और धर्म को उन्मादी बना करके लोगों की भावनाओं से खेल करके और सत्ता में आ जाएं। और जहाँ तक आपने सवाल किया ओवैसी जी का, मैं एक बात बताता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ओवैसी जी वहीं जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो जाए। तो
तो उससे हमारा कोई अहित नहीं है। हम देखिए तात्कालिक हमको लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन एक बात जरूर है, भारतीय राजनीति के लिए और देश की व्यवस्था के लिए लोकतांत्रिक और दूरगामी परिणामों की खातिर ओवैसी साहब को निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। गोपालगंज आप गोपालगंज का उदाहरण कमजोर देखिए। क्यों हैं कि दूसरे का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है? कोई सहारा नहीं, हमने और सहारा की इसीलिए बात आपको ही नहीं की। सहारा भी नहीं मिल पा रहा है। हमने सहारा की बात ही नहीं कही। मैंने स्पष्ट बोला है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक खिलाफ, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ एक धड़े में आना है, मैच नहीं होता एक वक्त हम उसके पूरा वक्त नीचे आना है, तो उनको एक नेतृत्व स्वीकार करना ही होगा। और दूसरी बात, जी। तात्कालिक लाभ के लिए देश की व्यवस्था से खिलवाड़ करना इस देश के साथ विश्वासघात है। मैं एक बात ठीक है। निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। चलिए, अब मैं कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी आप ही बताएं कि कोई सारे सवाल आप पर आ रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे AIMIM के पास। बिल्कुल संजय जी, हमारे मित्र ने, हमारे भाई भी हैं, इन्होंने जो कहा मैं इनका बहुत अच्छी तरह से जवाब देना चाहूँगा कि जाति धर्म की वजह से इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए। सत्ता के लालच में इन्होंने देश के 2 टुकड़े किए। अगर ये इनके सत्ता लोलुपता नेहरू जी की नहीं होती तो शायद देश के 2 टुकड़े कभी नहीं होते। और उसके बाद भी जब हुए तो जब जाति आधार पर किया है तो फिर आपने किस तरह का बंटवारा किया, यहीं पर इनका मन नहीं भरा। इन्होंने फिर देखा कि जम्मू कश्मीर में भी धारा 370A और 35A लगा के उसको भी जो है ना भारत से तोड़ने की पूरी कोशिश की। जहाँ 2 विधान, जो 2 संविधान और 2 प्रधान बना दिए, वहाँ पर किसने लड़ाई लड़ी? भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। श्यामा चरण मुखर्जी हमारे जो नेता थे, उन्होंने जाके अपना बलिदान दिया है वहाँ पर, और वो उसके बाद वहाँ से परमिट हटाया गया। और ये बात जाति धर्म की करते हैं। आपने तो हर जगह नरसार कराया है, आपने तो सदन को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन आज की राजनीति में इनका सवाल गोलियां दूसरा भी चलवाई, है। आज का दिन वो है। कैप्टन साहब। आज के दिन संतों पे गोलियां चलवाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्या मांग रहे थे संत? सिर्फ कैप्टन साहब। गोरक्षा की बात कर रहे थे, मगर इनको हजम नहीं था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर गोरक्षकों पे गोली चलवाएंगे तो एक समुदाय से हमसे खुद। सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे। मैं थोड़ा सा संजय जी आपके कैप्टन साहब की बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए जरा सब। मेरे बड़े भाई हैं और इनकी बात अरे का भाई सुन तो लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मनोज जी, आपके इतनी जल्दबाजी दर्शक बिना देख रहे। रहे हैं, सुनिए आपके सर। दर्शक देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को ही हम अपनी बात बता सकते हैं। जी की हर जगह मैं एक बात बताता हूँ। जाति धर्म में बांटा। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरा वक्त दूंगा। जब मुझे इनसे एक सवाल करना है, मुझे बताइए इंद्रजीत जी कि आपकी पार्टी पर एक सीधा आरोप लगता है कि आप जाति की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री को भी इन्होंने सवालों घेरे में ले लिया इस सिलसिले में, और फिर धर्म की राजनीति तो आप करते ही करते हैं, विकास को किनारे रखते हैं। संजय जी, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ भी नारा दिया है, ये क्या है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास की गंगा उस तक पहुँचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में लास्ट में खड़ा है। तो ये तो हमारे नेता की सोच है। हमारे नेता ने कभी भी कोई भी विकास किया है। जब किसान निधि हम लेके आए, हमने जाति धर्म नहीं देखा है। हमने गरीबों को मकान बांटे, हमने जाति धर्म नहीं देखा है। हमने उज्ज्वला दी, हमने जाति धर्म नहीं देखा है। जब हम शौचालय लेके आए तो हमने जाति धर्म नहीं देखा है। मगर इनके यहाँ तो हमने आपको बताया कि मनमोहन सिंह जी क्या कह चुके थे कि सरकारी संस्थानों पर पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है। अब चलिए ठीक है, मैं इनसे अब लेता हूँ जवाब। हमने तो कभी नहीं बांटा है जाति धर्म में। मनोज जी, संजय जी, अब आपका वक्त शुरू हो रहा है, मैं आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। विकास की डुगडुगी ये सालों भर बजाते हैं, जब चुनाव का मौका आता है तो ये आईना भी दिखाते हैं कि हमने ये काम किए हैं। फिर भी पार्टी को क्यों लगता है कि ये धर्म और राजनीति, धर्म और जाति के आधार पर ही चुनावी नैया को पार लगाते हैं? संजय जी, मैं आपसे क्षमा के साथ 1 मिनट का समय लूंगा। हाँ, थोड़ा प्लीज। कैप्टन साहब की बात का जवाब देता हूँ। जी बिल्कुल। ये प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात को कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई हैं, आदरपूर्वक इनकी बात को, मैं एक बात को अस्वीकार करते हुए थोड़ा सा इतिहास की तरफ इनका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। भारतीय राजनीति में बारंबार इस प्रकार का दुष्प्रचार इनके प्रवक्ता करते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा, और अभी इनको शायद नाम भी करेक्ट नहीं कर पाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इन पर दोनों पर मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले सुन लीजिए। अरे कैप्टन साहब, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। कैप्टन साहब सुन लीजिए ना। कैप्टन साहब, आपने बोला, मैंने नहीं बोला। अगर आप मुझे बोल रहे हैं, वरिष्ठ हैं, आप सुन लीजिए।
33A लगाई, उसके खिलाफ अगर बिगुल बजाया था। सत्ता को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। सत्ता को मैं आपको करेक्ट करता हूँ, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है ना, मैं बताता हूँ ना। नेहरू जी ने देश को चिल्लाने से नहीं होगा ना, चिल्लाने से नहीं होगा। आपको क्या जानकारी? मैं आपका ज्ञान खोल दूंगा ना यहाँ पे, नहीं जानते, मैं आपका ज्ञान खोल दूंगा यहाँ पे। नेहरू जी ने देश को अरे आपके चिल्लाने से कांग्रेस है, सुनिए बांटा कि नहीं बांटा? अच्छा, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए सर। हमारी बात जवाब दीजिए, तार्किक जवाब दीजिए और तार्किक जवाब को चिल्लाने से थोड़ी होता है। आप चिल्लाइए, मनोज जी, आप शांत हो जाइए, मैं इनसे बात कर लूंगा। अरे मनोज जी, आप गलत हैं, आपको जानकारी नहीं है, मैं करेक्ट करता हूँ। आपको जानकारी, अरे इतिहास से लेकर संवैधानिक की जानकारी नहीं है। बोलू जवाब दीजिएगा। मनोज जी आप रुक जाइएगा। मनोज जी और कैप्टन साहब अभी रुकिए। भूल जाइएगा। अरे मैं जवाब देता हूँ ना आपको, अरे आपको करेक्ट करता हूँ। मुझे तो लगता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के बेकार प्रवक्ता है, बेकार की बातें करते हैं। बेकार का ये है, चिल्लाइए ना। अरे चिल्लाइए। दोनों मेहमान का ऑडियो जरा म्यूट करें, मैं जरा आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। इसियाक, हाँ अब आप मेरी बात सुनिए सर, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है ऑन एयर, आप हमारी बात सुन लीजिए दोनों मेहमान बारी बारी से। देखिए ये बड़ा ही गंभीर मंच है, यहाँ पर आप अपनी पार्टी की बात रख सकते हैं और अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के वक्त पर इंटरफेयर ना करें, क्योंकि आप दखल करेंगे तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इस बात को प्लीज़, आप सब वरिष्ठ नेता हैं, आप लोगों से मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ, आगे से अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करें। मनोज जी आप अपनी बात पूरी करें और कैप्टन साहब हम आपके पास फिर आएंगे। अरे जवाब तो दीजिए, चिल्लाने से थोड़ी दानिश जी, करेक्ट करो। चलिए हम रुक करते हैं दूसरे मेहमान के पास, क्योंकि इस बहस में हमें कुछ तार्किक तर्क की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे पर हम सिर्फ आरोपों के तीर चलाएं। दानिश प्रेसी, क्यों लगता है आपको कि आप एक वर्ग विशेष, एक मजहब को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी, आपकी पार्टी का नाम भी उसी आधार पर है, तो भी आप गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन एक जगह विशेष पर आकर टिक जाते हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं विपक्ष को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगा कि आप जो नाम पर सवाल उठा रहे हैं, तो आज तक किसी ने शिवसेना के नाम पर सवाल नहीं उठाया था। अब ये बात और है कि आज वो नाम फ्रीज हो गया, तो क्या वो नाम सेक्युलर था? और यहाँ अगर इतिहास की बात की तो दिक्कत है। दूसरे नंबर की बात बताऊँ, मनोज जी जो कह रहे थे, मैं आपको बताऊं कि धर्म आधारित राजनीति सबसे पहले इस देश में कांग्रेस ने शुरू की, और मुसलमानों के साथ जितना डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस ने किया शायद किसी ने नहीं किया। मैं आपको बताऊं, हमारा संविधान लागू हुआ उसके चंद महीनों के बाद हमारे यहाँ आर्टिकल 341 में एक अध्यादेश लाया गया, उसको जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। आर्टिकल 341 का जो बेनिफिट है मुसलमानों को, ईसाइयों को, उस वक्त शायद बौद्धों को भी नहीं दिया जाता था। तो आप मुझे बताइए, क्या ये धर्म आधारित डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? आपने मुसलमानों की सामाजिक और प्रगति की, हमारा संविधान, हमारा आइन, हमारा कानून कहता है कि हर नागरिक की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है समानता हम बनाएंगे। आप हमें बताइए कि मुसलमानों की राजनीतिक क्षमता जो उस आर्टिकल 341 में पसमानदा मुसलमानों की बढ़नी थी, वहाँ आपने धर्म के आधार पर रोक लगाई। आपने रुका मुसलमानों को पार्लियामेंट जाने से, आपने रुका असेंबली जाने से, आपने रुका पंचायत में जाने से, आपने एजुकेशन की जो पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, वो आपने इसके आधार पर रोका। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊँ, इसके बाद डिलिमिटेशन का सिनारियो इस तरीके से बनाया गया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाउस में कम से कम हो। और आज हालात जो भी रात में, तो आप देखिए कई जगह तो ऐसी है जहाँ देश के अंदर में कि जहाँ आपको मुसलमान का, यानी कि आपकी पार्टी वर्तमान के लिए सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर एजेंडे के साथ चलती है, लेकिन उसको यहाँ से 1980 में जो खो दिया है इसने, वो तो यहाँ तक लेकर आई है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, मुझे लगता है कि हमारे देश में अपने चुनाव का एक जो प्रक्रिया है बस वही संवैधानिक रह गई है कि आपको संविधान को एक तरफ कर दिया जाता है और सारे वैधानिक कार्य किए जा रहे हैं देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर। हमारे मुल्क के जो हालात आज इस तरीके से नहीं हुए, इसमें आप बताइए कि मुसलमान को गुजरात के अंदर में 94 पर लाकर पुलिस मार रही है। बताइए आज तक तो किसी एक अदालत का फैसला
होती है जिसमें अदालत ने ये फैसला सुनाया हो कि भाई आरोपी को कन्विक्शन मिलता है, उसको फांसी दी देगा और उसके पहले ले जाके चौराहे पे बुलाएगा। बताइए तो ये क्या चलिए मैसेज हम है? जवाब लेंगे, जवाब लेते हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, तो तमाम मेहमानों से निवेदन करना चाहेंगे, हम आपको पूरा वक्त दे रहे हैं, आप अपनी पूरी बात रखिए लेकिन अपने वक्त पर रखिए, क्योंकि होता क्या है कि आप दो आवाज़ एक साथ टकराएंगे तो राजनीति की तरह